दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में अपन गुप्त काल से संबंधित वास्तुकला, मंदिर निर्माण कला के बारे में डिस्कस करेंगे। गुप्त काल से संबंधित साथियों 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, जिनमें विभिन्न राजाओं से संबंधित जो उनके अभिलेख थे, शिलालेख थे, उनको अपन ने एक साथ जो है वो एक प्रकार से राजाओं के हिसाब से अपन ने उसको डिस्कस किया। ठीक है, आज अपने बात करेंगे गुप्त काल में वास्तुकला और मंदिर निर्माण कला। इसके अलावा साथियों रीट 2022 का कोर्स बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा, यानी कि 23 तारीख को साथियों हम 13 तारीख को, 13 जनवरी यानी कि गुरुवार को, ठीक है, गुरुवार को एक कोर्स हम लोग साथियों लॉन्च कर रहे हैं। तो जो भी आपके भाई बहन या दोस्त अगर रीट 2022 की तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो निश्चित रूप से उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है फ्री में जो तैयारी करना चाहते हैं, वो पिछले बार का पढ़ाया हुआ सारा मैटर यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ से आप फ्री में भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट पेपर, और जिसमें अपना हिस्ट्री का विषय चल रहा है, और आज का जो टॉपिक है वो है वास्तुकला, मंदिर निर्माण कला। ठीक है, देखिए गुप्त काल में जो मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ, वो एक प्रकार से अपन ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले यही हुआ था, क्योंकि अपन ने देखिए मौर्य काल में नहीं पढ़ा है मंदिर निर्माण कला, गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जो वो जन्म हुआ साथियों। ठीक है, पहली बार शिखर युक्त मंदिर यहीं पे बनाए गए, तथा सभा मंडपों का प्रयोग भी जो वो इनमें किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखी हुई है यहाँ पे। इसके बाद में अगर बात करें मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियों की, तो प्रमुख शैलियों में सबसे पहले आती है साथियों नागर शैली। नागर शैली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से बहुत बार प्रश्न बनता है। इसे आर्य शैली भी कहते हैं, जो आपकी नागर शैली का दूसरा नाम है आर्य शैली। ठीक है, उत्तर भारत में ये प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि दक्षिण भारत में द्राविड़ लोग हैं, इसलिए वहां पे अपन साथियों द्रविड़ शैली पढ़ेंगे। ये उत्तर भारत में काम में आती है, और उत्तर भारत एक प्रकार से आर्यों का स्थान माना गया है। ठीक है, तो आर्य शैली भी इसको कहा गया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे है विशाल शिखर व सभा मंडपों का प्रयोग इनमें किया गया है। भारत में प्रथम विशाल शिखर युक्त मंदिर झांसी, जो कि कहाँ है, यूपी में स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है, झांसी यूपी में स्थित है, और ये भारत का प्रथम विशाल शिखर युक्त मंदिर साथियों है। ठीक है, चलिए अगली शैली है दशावतार मंदिर, सॉरी अभी थोड़ी सी शैली अपन नागर शैली के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अभी अपन पढ़ेंगे दशावतार मंदिर के बारे में। इससे संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं कि दशावतार मंदिर जो वो पंचायतन शैली में बना साथियों, और पंचायतन जो शैली है वो नागर शैली की एक प्रकार से एक प्रकार है, नागर शैली का ही एक उपभाग या एक प्रकार आप मान सकते हो। 4 सभा मंडप तथा 12 मीटर ऊंचे शिखर का इसमें प्रयोग किया गया साथियों दशावतार मंदिर में। भगवान विष्णु को यह मंदिर समर्पित है। तो पूछ लिया जाए कि दशावतार मंदिर किससे संबंधित है, तो भगवान विष्णु से संबंधित है। झांसी में यूपी में ये स्थित है, जिसमें 4 सभा मंडप और 12 मीटर ऊंचे शिखर का प्रयोग किया गया है। और शेष सैया पर विराजमान जो वो दिखाया गया है, किसको, शेष सैया यानी कि नाग की जो सैया है ना, उसके ऊपर विराजमान किसको दिखाया गया है, विराजमान दिखाया गया है साथियों आपके भगवान विष्णु को। भाई हम सब लोग जानते हैं भगवान विष्णु जो है वो एक प्रकार से अपन पहले टीवी सीरियल्स में भी देखते थे, इस प्रकार से जो वो सर्प जो वो रहता था, और उसके ऊपर जो भगवान विष्णु जो वो एक प्रकार से सोते थे। ठीक है, इस प्रकार से नाग जो वो दिखाए जाते थे, और यहाँ पे इस प्रकार से भगवान विष्णु जो है वो आराम फरमाते थे। ठीक है, और ये चक्कर धारण किए हुए वो रहते थे इस प्रकार से। ठीक है, और इधर लक्ष्मी जी रहती थी जो इनके पैर दबाया करती थी, है ना। तो कुछ इस प्रकार का अपने को देखने को मिलता है टीवी सीरियल्स में। तो ये नाभि से कमल उगते हुए दिखाया गया है। नाभि से क्या दिखाया गया है साथियों, कमल उगते हुए भी दिखाया गया है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। माता लक्ष्मी को विष्णु जी के पैर दबाते हुए दिखाया गया है, किसमें, दशावतार मंदिर में। ठीक है, शेष सैया पर यानी कि नाग सैया पर जो वो विराजमान है, नागों पर सोए हुए जो विराजमान, किसको दिखाया गया है, भगवान विष्णु को। नाभि से कमल उगते दिखाया गया है, और माँ लक्ष्मी जी को जो है वो पैर दबाते हुए दिखाया गया है। थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, द्रविड़ शैली।
देखिए ये दक्षिण भारत की शैली है साथियों, नागर शैली। उत्तर भारत की शैली द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की शैली है। दक्षिण भारत में प्रचलित मंदिर निर्माण जो वो एक प्रकार से मंदिर निर्माण की कला जो वो द्राविड़ शैली की आपकी रही है। विशाल एक मिनट, विशाल प्रवेदस यानी कि गोपुरम कहा जाता है इनको, किसको? प्रवेदस को। तो प्रवेश द्वार होना चाहिए, मेरे हिसाब से थोड़ा गलत लिखा गया है, विशाल प्रवेश द्वार इनके हुआ करते थे साथियों। ठीक है, इसीलिए जो वो गोपुरम जो विशाल जो प्रवेश द्वार हुआ करते थे उनको गोपुरम साथियों कहा जाता है। ठीक है, और पिरामिड जैसा आकार, बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर इन मंदिरों का निर्माण जो वो किया गया था। और पल्लव व चोल शासकों द्वारा इस शैली के मंदिरों का निर्माण जो वो कराया गया है। तो दक्षिण भारत में जो है पल्लव वंश और चोल जो शासक थे उनके द्वारा इस शैली के मंदिर, द्राविड़ शैली में जो मंदिरों का निर्माण करवाया गया। तो कोई ज़्यादा इसमें ध्यान में रखने वाली बातें नहीं, यही 3-4 बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है द्राविड़ शैली की, जहाँ से प्रश्न जो है वो बन सकता है। विशाल प्रवेश द्वार इनका होता है जिसको गोपुरम भी कहा जाता है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है बेसर शैली। इसे खच्चर या चच्चर शैली भी कहा जाता है। चालुक्य शासकों द्वारा प्रचलित होने के कारण जो वो इसको चच्चर शैली भी कहा जाता है। ठीक है, खच्चर शैली क्यों कहा जाता है? देखिए खच्चर जो वो एक प्रकार से गधे और घोड़े का मेल है ना, मिक्सर है। उसी प्रकार बेसर शैली जो है वो नागर और द्रविड़ शैली का जो है वो मिश्रण है, इसलिए इसको खच्चर शैली भी कहते हैं। चच्चर शैली चालुक्यों के चलाने के कारण जो इसको चच्चर शैली भी साथियों कहा गया है। फिर है एकायतन शैली। ऐसा मंदिर जिसमें गर्भगृह में एक प्रतिमा हो, एकायतन यानी कि जिसके गर्भगृह में एक प्रतिमा हो उसको एकायतन शैली के मंदिर बोलते हैं। और पंचायतन शैली जिसके गर्भगृह में 5 तक प्रतिमाएं होती हैं उनको पंचायतन शैली के मंदिर कहते हैं। इस शैली में मूलतः विष्णु मंदिरों का निर्माण किया जाता है, जिसमें बीच में इस प्रकार से विष्णु जी की मूर्ति, इधर शक्ति पार्वती की, इधर गणेश जी की, इधर सूर्य की और इधर शिव जी की जो मूर्ति एक प्रकार से स्थापित प्रतिमाएं जो वो होती हैं। तो ये पंचायतन शैली के मंदिर जो है वो यानी कि गर्भगृह में 5 तक प्रतिमाएं इसमें हो सकती हैं पंचायतन शैली के मंदिर में। और एकायतन में गर्भगृह में एक प्रतिमा होती है, उसको एकायतन शैली के मंदिर जो वो कहा जाता है। ठीक है, अगला आपका अपन बात करें महामारू शैली। तो देखिए साथियों महामारू शैली जो वो एक ही स्थान पर अनेक मंदिरों का निर्माण करना जो है वो कहलाती है आपकी महामारू शैली। महामारू यानी कि एक ही स्थान पर अनेक मंदिरों का निर्माण करना जो महामारू शैली कहलाती है। ठीक है, फिर है तक्षण कला। तक्षण कला यानी छेनी और हथौड़े के माध्यम से मूर्ति निर्माण जो करना है वो क्या कहलाती है? तक्षण कला कहते हैं उसको। ठीक है, छेनी और हथौड़े के माध्यम से मंदिरों का निर्माण जो वो तक्षण कला साथियों कहलाता है। इसके बाद में बात करते हैं सिलावट की। तो सिलावट क्या? देखिए सिलावट है आपका मूर्ति बनाने वाले जो कलाकार हैं, गुप्त काल में जो मूर्ति बनाने वाले कलाकार थे उनको क्या कहते थे? सिलावट कहते थे। क्या कहते थे? सिलावट। याद रखिएगा सिलावट एक प्रकार से सील देना है ना। किसको सील देना? पत्थरों को इस प्रकार सील देना कि मूर्ति बन जाए, या पत्थरों को हथौड़ी और छेने से ऐसे सील देना कि आपकी मूर्ति बन जाए। ठीक है, तो छेनी और हथौड़े के माध्यम से मूर्ति निर्माण क्या कहलाता है? तक्षण कला। और मूर्ति बनाने वाले कलाकार को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सिलावट। याद रखिएगा। फिर है गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएं। तो देखिए सबसे पहले शिखरों व सभा मंडपों का प्रयोग पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, दूसरा इन मंदिरों में गर्भगृह का भीतरी भाग सादा होता है, यानी कि एक प्रकार से बिल्कुल सपाट यानी कि क्लियर होता है, कोई अंकन चित्र वगैरह कुछ नहीं होता है इसके ऊपर। इन मंदिरों का गर्भगृह का भीतरी भाग जो वो बिल्कुल सादा होता है, बिल्कुल सिंपल। फिर है मंदिर निर्माण में पत्थर और ईंटों का प्रयोग। ठीक है, और उसके बाद में द्वारपाल के रूप में। द्वारपाल के रूप में मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपका मंदिर कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, अगर आपका कुछ इस हिसाब से मंदिर है आपका, तो द्वारपाल के रूप में यानी कि ये नदियों का अंकन जो होता था साथियों, नदियों का अंकन। ठीक है, नदियों का अंकन हुआ करता था। नदियों का अंकन में मकर वाहिनी गंगा नदी को कहते हैं और कुम्र वाहिनी यमुना नदी को कहते हैं साथियों। तो इनका द्वारपाल के रूप में एक प्रकार से द्वारपाल जो वो कौन थी? मकर वाहिनी और कुम्र वाहिनी। मकर वाहिनी यानी गंगा और कुम्र वाहिनी यानी कि यमुना। ठीक है, मंदिरों पर एक इस प्रकार से दिखाया जाता था, है ना, मकर वाहिनी और एक साइड में कुम्र वाहिनी। ठीक है, ये द्वारपाल के रूप में मंदिर पे होती थी। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इन चीज़ों को, ज़्यादा तो एक प्रकार से इनको अपन ये पॉइंट टू पॉइंट हर बातें सारी बातें लिखी हुई हैं, इसलिए इनको आप इसी हिसाब से अगर थोड़ा ध्यान में रखें तो
अच्छी बात रहेगी कि गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएं जो वो ये है कि शिखरों और सभा मंडपों का प्रयोग होता था और गर्भगृह इनका बिल्कुल जो भीतरी भाग जो बिल्कुल सादा होता था। मंदिर निर्माण में पत्थर और ईंटों का प्रयोग किया गया। द्वारपाल के रूप में मकर वाहिनी यानी कि गंगा और कुम्भ वाहिनी यानी यमुना का अंकन मिलता है। सिलावट कौन है? मूर्ति बनाने वाले कलाकार सिलावट कहलाते हैं। तक्षण कला यानी कि छेनी और हथौड़े से मूर्ति निर्माण करना जो वो तक्षण कला है। महामारु शैली यानी एक स्थान पर अनेक मंदिरों का निर्माण करना, ठीक है, अनेक यानी अलग अलग भगवानों के एक प्रकार से एक ही स्थान पे मंदिर बना देना, महामारु शैली। इसके बाद में पंचायतन शैली यानी जिस मंदिर के गर्भगृह में 5 तक प्रतिमाएं होती हैं, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताया, ये पंचायतन शैली। एकायतन शैली जिसके गर्भगृह में एक ही प्रतिमा हो, एकायतन शैली। बेस्तर शैली यानी जो उसको खच्चर या चच्चर शैली भी कहते हैं। चच्चर शैली क्योंकि चालुक्य शासकों द्वारा प्रचलित शैली है। इसके अलावा खच्चर इसलिए क्योंकि ये नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है, इसलिए इसको खच्चर शैली भी कहा गया है, ठीक है, बेस्तर शैली को, ठीक है साथियों। इसके अलावा द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रचलित है और विशाल प्रवेश द्वार जो है वो जिसको गोपुरम भी कहा जाता है, इसकी मुख्य विशेषता है। पिरामिड जैसी इनकी आकृति होती है। बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर जो इनको बनाया गया। पल्लव और चोल शासकों द्वारा इस शैली के मंदिरों का निर्माण जो है वो करवाया गया। इसके बाद में अपन ने सबसे पहले बात की नागर शैली की, जो उत्तर भारत की शैली है, यानी इसीलिए इसको आर्य शैली भी कहा गया है। विशाल सभा मंडपों का प्रयोग जो वो इसमें किया जाता है। भारत में प्रथम विशाल शिखर युक्त मंदिर जो वो झांसी यूपी स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। फिर अपन ने दशावतार मंदिर के बारे में थोड़ा सा जाना कि ये पंचायतन शैली में बना मंदिर है। पंचायतन शैली यानी कि जिस मंदिर के गर्भगृह में 5 तक प्रतिमाएं होती हैं, पंचायतन शैली में मंदिर, ठीक है। ये नागर शैली का एक प्रकार है पंचायतन शैली। 4 सभा मंडप तथा 12 मीटर ऊंचे शिखर का प्रयोग जो वो दशावतार मंदिर में किया गया है। और भगवान विष्णु को यह मंदिर समर्पित है, जिसमें भगवान विष्णु शेष सैया पर विराजमान है। नाभि से कमल उगते दिखाया गया है और माँ लक्ष्मी को विष्णु जी के पैर दबाते हुए दिखाया गया है। ये बातें आज के वीडियो में अपन ने की। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी लोगों तक पहुंचाएं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जीके के पेपर की। जब तक मुझे एक प्रकार से समय मिलता रहेगा मैं आपको निश्चित ही मैटर अवेलेबल करवाता रहूँगा। हाँ, कभी कभार जब वीडियो ना आए तो इसका मतलब घबराने की यह आवश्यकता नहीं है कि सर हमें पढ़ाएंगे नहीं। जब भी मुझे समय मिलता है मैं निश्चित ही वीडियो बनाता हूँ। अब साथियों साथ ही में तो सेकंड ग्रेड का भी मैटर हमने चला रखा है जो वो एप्लीकेशन पर। रीट अब आ चुकी है तो कोर्स तो देखिए लॉन्च करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। नहीं पढ़ाएंगे तब भी बच्चे पीछे पड़े रहते हैं और जब पढ़ाने लगते हैं तब बोलते हैं सब कुछ फ्री में कर दो, एप्लीकेशन पर ये टेस्ट दे दो। तो सर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम सब कुछ आपको फ्री में भी दे दें, एप्लीकेशन भी दे दें सब, और वो एप्लीकेशन बिल्कुल मुफ्त में दे दें। तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग ये बोलते हैं कि ये लूटने का धंधा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक बार सर्च करके देख लीजिए एप्लीकेशन बनवाने का कॉस्ट, उसको चलाने का कॉस्ट, उसमें वीडियो सर्वर लेने का, एक बार चेक तो करिए आप, फिर पता चलेगा कि क्या एक्चुअल में फ्री में दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अगर फ्री में देते तो आप बड़ी बड़ी कोचिंग्स के पीछे क्यों नहीं पड़ते? इन्होंने तो इतना पैसा छाप रखा है, ले लो इनसे, फ्री में आप ले सकते हो तो। लेकिन पैसा छापने के साथ साथ आपको अच्छा मैटर भी दिए इन लोगों ने। दूसरी बात ये कि हाँ, इनकी फीस ज़्यादा इतनी हम नहीं रखेंगे, बट अब आपको सुविधाएं जिस हिसाब की ये लोग दे रहे हैं वैसे अगर सुविधाएं देंगे तो निश्चित ही पैसा आपको देना ही पड़ेगा साथियों, इसमें क्या हर्ज है, ठीक है। बाकी मैंने यूट्यूब पे फ्री में सब कुछ करवा रखा है आपको। और रीट के लिए तो बिल्कुल भी आपको कोई भी कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, न मेरा कोर्स न किसी और का। बड़े आसानी से यूट्यूब से आप पढ़ के नंबर लेके आ सकते हैं। फिर भी अगर आप बकवास करते हैं तो इसका मतलब यही है आपको पढ़ना नहीं है, आपको फालतू बात करनी है। और ऐसा व्यक्ति अगर आता है इस चैनल पे, मैं हमेशा उसको ब्लॉक करता हूँ। बेमतलब की बातें न मैं करता हूँ, न मुझे पसंद है। तो पढ़ने पे ध्यान रखिए। और फर्स्ट ग्रेड के जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उनको घबराने की निश्चित रूप से आवश्यकता नहीं है। जब भी मुझे समय मिलेगा, आप देखिए कहीं और से भी आप पेड कोर्स ले रखा होगा आपने, वहाँ पढ़ते रहिए, बट मैं जो मैटर दे रहा हूँ आपको निश्चित ही उसमें बेनिफिट मिलेगा। और बहुत अच्छा मैटर आपको दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है यूट्यूब पर, ठीक है साथियों। मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।